गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 6 क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 भोजन की आवश्यकता, भोजन के स्रोत। नंबर 2 पोषण एवं पोषक तत्व। नंबर 3 है जल एवं रेशेदार यानी फाइबर, भोजन का महत्व, संतुलित आहार, कुपोषण, अतिपोषण एवं अभावजन्य बीमारियाँ। सबसे पहले मैं आपको स्कूल की कहानी सुनाती हूँ। सुनिए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय गोविंद अपने दो दोस्त रवि और सुंदर के साथ भोजन कर रहा था। सबने रोटी सब्जी खाई। तभी रवि ने गोविंद से पूछा, हमें रोज रोज भूख क्यों लग जाती है? भोजन शरीर में कहाँ जाता है? आखिर हम भोजन क्यों करते हैं? गोविंद इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया और सही उत्तर जानने के लिए तीनों छात्र विज्ञान शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे पुनः उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं। तब शिक्षक ने उन्हें बताया कि वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। बच्चों, आज हम अपने चक्र में भोजन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में भोजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भोजन क्या है, भोजन क्यों करते हैं और भोजन में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है भोजन एवं भोजन की आवश्यकता। कक्षा में शिक्षक ने श्याम पट पर खाद्य पदार्थों की 2 सूची बनाई। सूची आ में रोटी दाल चावल लिखा, सूची बा में लोहा लकड़ी रुई लिखा। शिक्षक ने छात्रों से पूछा, बताइए किस सूची के पदार्थ खाने योग्य हैं? सभी छात्रों ने उत्तर दिया, सूची आ। इस प्रकार शिक्षक ने स्पष्ट किया कि वे सभी खाद्य पदार्थ यानी वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। समझे बच्चों? वे सभी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भोज्य पदार्थ। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ताकत यानी एनर्जी मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। तो भोजन की ये परिभाषाएं हो गई। नंबर 1, जो भोज्य पदार्थ खाने लायक हैं, खाने योग्य हैं, उन्हें भोजन कहते हैं। या जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें एनर्जी मिलती है उन्हें भोजन कहते हैं। या शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। है ना बच्चों? भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के क्या क्या कार्य हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है शरीर के तापमान को मेंटेन रखना, बनाए रखना, है ना। सेकंड है शरीर को ऊर्जा देना, प्रदान करना। थर्ड है मांसपेशियों को एक्टिव रखना। फोर्थ है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना यानी इम्यूनिटी मेंटेन रखना। अब देखिए बच्चों, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं। आपको पता है, आप सांस लेते हैं, है ना, आप जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन होता है और इसके अलावा आप वेस्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं ना। ये सारी क्रियाएं बिना सोचे समझे होती रहती हैं। अब ये कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कुछ कारण तो होता है ना। अब हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चल रही हैं तो किस वजह से चल रही हैं? कोई जादू तो नहीं, इसके पीछे भोजन ही है। जो भी हम भोजन खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और एनर्जी से हमारी सारी बॉडी की प्रोसेस चलती रहती है। इसके अलावा हम खेलते हैं, कूदते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, तो इनमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो समझे बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और उस एनर्जी का उपयोग हमारी बॉडी में भी होता है, बॉडी की एक्टिविटीज़ में
और बाहरी एक्टिविटीज़ में होता है। अब देखिए बच्चों, भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। एक तालिका दी गई है, तालिका में कुछ व्यंजन दिए हैं, कुछ डिशेस दी हैं और उन डिशेस में प्रयोग होने वाली चीज़ें यानी सामग्री दी है और वो सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है वो दिए हैं। एक आपको बता दिया है, करके बता दिया है, बाकी आपको बताना है। जैसे पालक पनीर है, पालक पनीर घर में पालक पनीर मम्मी बनाती है, तो पालक पनीर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पालक चाहिए होता है ना, मसाले चाहिए होता है और पनीर भी, ठीक है, और क्रीम भी। तो ये हो गए इसकी सामग्री। पालक पनीर बनाने में जो जो चीज़ें लगी हैं ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा इन चीज़ों को, इन सामग्रियों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधों से या जंतुओं से, ये बताना है। तो तेल, आप जानते हैं तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तेल जो है प्लांट से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। अब ऐसे पौधे तेल देने वाले पौधे कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे आपका सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इसके अलावा तिल है, ये सब क्या है? ये तेल देने वाले पौधे हैं। अब देखिए मसाले भी पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। पनीर मिल्क प्रोडक्ट है, तो और मिल्क कौन देता है? एनिमल देते हैं, है ना। तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया पनीर। इसके अलावा पालक है, पालक पौधों से प्राप्त होती है। क्रीम मिल्क प्रोडक्ट है, दूध से प्राप्त होता है ना। अब नेक्स्ट में आपको बताना है, ज़रा बच्चों सोचिए, जब रोटी में कौन कौन सी सामग्री लगी है? रोटी में आटा लगा है ना। आटा कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है, यानी व्हीट ग्रेन से प्राप्त होता है। व्हीट फ्लोर जो है व्हीट ग्रेन से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें पानी भी यूज हुआ है, पानी से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है केक बताइए बच्चों, टेस्ट में कैसा होता है? मीठा होता है ना। तो मिठास के लिए हम गुड़ या शक्कर का यूज करते हैं, लेकिन केक में शक्कर का यूज हुआ है। और शक्कर कहाँ से मिलती है हमें? प्लांट से या एनिमल से? शक्कर प्लांट से मिलती है। और इसके अतिरिक्त मेन जो बेस का काम क्या कर रहा है केक में? जो केक में बेस है वो व्हीट फ्लोर है, यानी व्हीट फ्लोर किससे प्राप्त होता है? व्हीट ग्रेन से प्राप्त होता है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, मम्मी घर में खीर बनाती है। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बेसिक चीज़ है, मिल्क चाहिए होता है ना। मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क मिलता है एनिमल से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल से। और इसके अलावा खीर मीठी होती है, मीठी यानी मिठास के लिए शक्कर यूज किया गया है। शक्कर किससे मिलता है? प्लांट से, ठीक है। और अब क्या है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं, तो ड्राई फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से। उपरोक्त तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत प्लांट एंड एनिमल हैं। अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले आदि के स्रोत पौधे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि प्राप्त होता है। भोजन के पादप स्रोत यानी प्लांट से प्राप्त होने वाला फूड कौन कौन से हैं? पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि हमें प्लांट से भी फूड प्राप्त होता है ना। क्या आप बता सकते हैं कि पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए बच्चों, पौधे के हर भाग को भोजन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे पत्तियों, रूट को यूज कर सकते हैं, रूट से चलते हैं। जड़ों को यूज कर सकते हैं, जड़ों का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, ये जड़ों को हम खाने के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा आप तने में चलिए, तने के कौन कौन से तनों को हम भोजन के रूप में खाते हैं? जैसे जैसे आपका आलू है ना, आलू है और प्याज है, इसके अलावा लहसुन है, ये सब क्या है? तने के रूप हैं। अब पत्ती देखिए, पत्तियों को हम कौन सी पत्तियों को भोजन के रूप में खाते हैं? जैसे मेथी, पालक, धनिया, ये सब पत्तियों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। अब देखिए बच्चों, फूल पर आइए, फ्लावर पर आइए। किस पौधे का फ्लावर हम भोजन के रूप में लेते हैं? तो फ्लावर के रूप में तो देखिए हम गोभी खूब खाते हैं, है ना। इसके अलावा अब फल पर आइए। फल में तो बहुत सारे फलों का उदाहरण है, जैसे कि
अब लौकी, कद्दू, तोरई, लौकी, कद्दू, तोरई और क्या है, टमाटर है, बैंगन है ना। फली के रूप में क्या है, बीन्स है, मटर है ना। इसके अलावा भिंडी है, भिंडी भी हम, भिंडी फल है, फली का ही रूप है। इसके अतिरिक्त जैसे लोबिया है, ये भी फली है। तो इस तरह से पौधे के हर भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें सब यही बताया गया है। अब देखिए बच्चों, काजू, किशमिश है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। इसमें रस नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट, सूखे होते हैं ये। अब देखिए क्रियाकलाप 2 है। इसमें क्या बताया गया है कि दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, बॉक्स में लिखिए, पहचानिए बच्चों। ये क्या रखा है, ये आलू है ना, आलू, ये आलू है। और आलू क्या है, स्टेम है, तना है। लौकी फल है ना, फल। ये फूल है, ये भी फूल है। ब्रोकली भी फूल है। इसके अलावा बीन्स, ये फली है, लेग्यूम है। ये क्या रखा है, कैरेट है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी भी फल है। ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस लेग्यूम या पॉड है। प्याज क्या है, प्याज तने का रूप है। और बड़े क्लासेस में आप जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्याज और लहसुन को बल्ब कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये भी फल है, कुकुम्बर। ये क्या है, ये जड़ का रूप है, यानी जड़ है। ये मखाना है जो कि बीज से प्राप्त होता है। टमाटर फल है और ये कैप्सिकम है जो कि फल है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी जाने। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद यानी मीठा रस इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपनी छत्ती में सुरक्षित रखती हैं। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को शहद कहते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया ना कि मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती हैं वो फूलों का एक्चुअली नेक्टर है, फूलों का रस है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण एवं पोषक तत्व। हम प्रतिदिन भोजन में अलग अलग तरह के पके तथा कच्चे फल खाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में है। यानी रोटी, सब्जी, दाल, चावल क्या है, इनको पका के खाया जाता है। जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चा सैलेड के रूप में खाते हैं। इसके अतिरिक्त दूध, दही, अचार, मुरब्बा इत्यादि भी भोजन के रूप में लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। क्या मतलब, जो भी खाना हम खाते हैं बच्चों, उनमें जो भी तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उसे पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको देख लेते हैं परिभाषा के रूप में। वे तत्व या वे अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या मीन्स, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास के लिए जरूरी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व। ठीक है बच्चों। अब भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा, यानी भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। पोषण किसे कहते हैं बच्चों, यानी भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं की यानी कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट की पूर्ति करना ही पोषण है। अब भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व, अभी आपने ये जाना कि भोजन किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो हमारे खाने में मिलते हैं। हम चाहे जितनी ही प्रकार का खाना खाएं
लेकिन पोषक तत्व निश्चित जो होते हैं 4-5 प्रकार के वही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट एंड फिफ्थ है विटामिन एवं खनिज लवण, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन उपलब्ध होता है, प्रेजेंट होता है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होता है, पहला स्टार्च के रूप में, दूसरा शुगर अथवा ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ज्वार, मक्का, बाजरा। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट देने वाले कौन कौन से अनाज हैं वो देखते हैं। ज्वार बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि सभी कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसकी अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह वगैरह हो जाते हैं। यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट को लेने से डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। इसकी कमी से वजन में कमी, शरीर दुर्बल यानी वीक हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये जो भी रखे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है ना। ये जो भी भोज्य पदार्थ है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। अब ये देखिए, ये क्या है? ये क्या रखा है? चावल, ठीक है। चावल, आलू, बाजरा, गेहूँ, मक्का, पपाया में तो मिनरल्स मिलते हैं, फ्रूट्स में मिनरल्स मिलते हैं। और ये शुगर कैन रखा है, इसमें यानी गन्ने में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आम में तो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी इसमें मोस्टली चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब बच्चों, सब आपको पता है हमारा पेट सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही भरता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। ये देखिए, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और ये जो है प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? चना से, मटर से, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के मेन सोर्स हैं। गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज में कुछ मात्रा में यानी कुछ % प्रोटीन उपस्थित होती है। लेकिन आप मोटे तौर पे समझिए कि सभी दालों में प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा अंडे में प्रोटीन मिलता है, मटन में प्रोटीन मिलता है, दूध में प्रोटीन मिलता है, ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन का वर्ग क्या है हमारी बॉडी में? प्रोटीन त्वचा, रक्त यानी हमारी स्किन के लिए, रक्त यानी स्किन, ब्लड, मसल्स, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है प्रोटीन। और हमारा पूरा बॉडी तो प्रोटीन से ही बना हुआ है। ये शरीर के वाउंड की हीलिंग के साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। अब देखिए, प्रोटीन के सोर्सेस ये दिए गए हैं। प्रोटीन जिससे प्रोटीन मिलती है उनका पिक्चर इसमें दिया गया है। जैसे क्या है? एग दिए गए हैं, मटन दिया है और ये फिशेस दी गई है। इसके अलावा अब वेज में देखिए, प्रोटीन नहीं, प्लांट सोर्स क्या है? सारी दालें हैं, है ना। सारी दालों से हमें प्रोटीन मिलती है और बीजों से प्रोटीन मिलती है ना। इसके अलावा मिल्क से भी प्रोटीन मिलती है। तो ये प्लांट और एनिमल की वो सोर्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोग, प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी क्या है? हमें इम्यूनिटी से क्या होता है? शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है, यानी रोग लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी, ठीक है बच्चों। फैट देखिए, अब 3rd नंबर का न्यूट्रिएंट्स जो है
वो क्या है? फैट। फर्स्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट। फैट को शक्तिदायक, देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड और फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड। अब फैट क्या है? फैट शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है ना। वनस्पति, अब फैट किन किन पौधों से मिलती है? वनस्पति, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल से वसा मिलती है, यानी फैट मिलती है। अंडे, मांस, मछली, दूध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। प्लांट सोर्स क्या है? वनस्पति। प्लांट सोर्स में जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, नारियल है आदि के तेल से वसा मिलती है। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, दूध प्रोडक्ट हैं जो, उनसे भी फैट मिलती है जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, यानी बॉडी में फैट की कमी होने से क्या होता है? हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो कहा गया है कि कार्य क्षमता में कमी, यानी हमें वर्क करने की स्टेमिना कम हो जाती है। इसकी अधिकता से क्या होता है? डाइजेशन, ज़्यादा फैटी चीज़ें लेने से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसके अलावा क्या हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। आपको पता है बच्चों, फैट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब एक्टिविटी नंबर 3 है, इसमें देखिए तालिका में 9.3 में अंकित भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक पदार्थों की उपस्थिति के लिए राइट चिन्ह लगाना है। जैसे चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, राइट। प्रोटीन नहीं पाई जाती है चावल में, ठीक है ना। और जलेबी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जलेबी मैदा की भी बनी होती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। और उसमें उसका जो है चाशनी भी उसकी किससे बनी होती है? शक्कर से, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो राइट निशान यहाँ लगेगा। इसके अतिरिक्त दही में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम। तो इसमें रॉन्ग। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समोसा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्योंकि आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, और उसकी कवरिंग जो कि मैदा से बना है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अब कुछ और भी आने, पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। देखिए बच्चों, जो पोषक तत्व से हमें एनर्जी मिलती है उसे किससे मापा जाता है? कैलोरी में। सेकंड पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर डे 60 to 70 ग्राम फैट का प्रयोग करना जरूरी होता है, यानी हमें पर डे 60 to 70 यानी 60 से 70 ग्राम वसा डेली लेनी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन्स एवं खनिज लवण, अब विटामिन्स एवं खनिज लवण किन से प्राप्त होते हैं देखते हैं। विटामिन्स मिनरल तथा मिनरल सॉल्ट जो है हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जी और फलों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनसे हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है, यानी इनसे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी विटामिन्स में भी कार्बन होता है, इसीलिए बोला है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्य के अनुसार अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। ये विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त होती हैं। यद्यपि भोजन में इसकी बहुत अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, कहने का मतलब विटामिन की बहुत कम मात्रा ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, परंतु इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, यानी विटामिन की कमी से रोग भी हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के। अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके हम शरीर को
हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। मुख्य रूप से विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 वसा में, यानी वसा में घुलनशील यानी फैट में डिजॉल्व विटामिन कौन कौन सी होती है? A, D, E, K। और जल में डिजॉल्व विटामिन B, C। अब देखिए चावल में विटामिन बी पाया जाता है और आंवला सभी सिट्रस फ्रूट में या खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ठीक है, अब जब चावल को हम बार बार वॉश करते हैं तो उसका विटामिन सी जो होता है विटामिन बी जो होता है पानी में घुल जाता है, धुल जाता है। और इसी तरह से आंवला है, बाकी खट्टे फल हैं, उनको पानी में धोने से क्या होता है? विटामिन सी घुल जाता है। तो वही कहा है कि जल में कौन कौन सी विटामिन है, ऐसे याद रखिए बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। तालिका में देखिए क्या है, तालिका 9.4 में विटामिन और उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग के लक्षण। विटामिन ए हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलता है? जैसे अंडे से, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि से विटामिन ए मिलता है। यानी कलर, ऐसे भी याद रखिए कलरफुल, इसमें गाजर यानी कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? विटामिन ए। ठीक है ना बच्चों। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और रोग के लक्षण रात में ठीक से न दिखाई देना। विटामिन बी किससे मिलता है? किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं? अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि से विटामिन बी मिलता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इसके बेरी रोग के लक्षण हैं होंठ और मुंह का फट जाना, और दर्द, त्वचा फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना, ये बेरी के लक्षण हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं? नींबू से, आंवला से, मौसमी, संतरा आदि से विटामिन सी मिलता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के क्या लक्षण हैं? मसूड़ों में सूजन आना, दांत से खून आना, ये स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। विटामिन डी हमें मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि से मिलती है, यानी धूप में बैठने से भी हमें विटामिन डी मिलती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स रोग के लक्षण हैं हड्डियां कमज़ोर हो जाना या टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। विटामिन ई क्या है? किस से मिलती है? विटामिन ई अंडे से, गेहूँ, हरी पत्तियाँ आदि से मिलती है और इसकी कमी से पैरालिसिस या जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके लक्षण क्या है? पक्षाघात, शरीर के अंगों का काम न करना। विटामिन के सोयाबीन, हरी पत्तियाँ, अंडे आदि से मिलती है और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? रुधिर स्राव, यानी रुधिर जो है उसका थक्का जल्दी नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। अब इसके लक्षण क्या है? चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये विटामिन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है खनिज लवण। शरीर की क्रियाशीलता यानी शरीर को एक्टिव बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु अनिवार्य रूप से मिनरल्स भोजन में होना बहुत जरूरी होता है। तालिका में देखिए बच्चों विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों, उनके सोर्स, उपयोगिता, इन कमी से होने वाले प्रभाव बताए गए हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे फ्लोरीन है, ये लवण होते क्या हैं? मिनरल सॉल्ट क्या होते हैं? ये जो है धातु के लवण होते हैं, धातु के लवण को मिनरल सॉल्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के सोर्स है पीने वाले जल, चाय, समुद्री भोजन से फ्लोरीन प्राप्त होती है। उपयोग क्या है? दांतों का एनेमल का निर्माण, यानी दांतों का एनेमल निर्माण फ्लोरीन की उपयोगिता है। इसकी कमी से दांतों का एनेमल का क्षरण हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। अब पोटेशियम
किससे मिलता है? मांस से, दूध, अनाज, फल या सब्जियों से। उपयोगिता क्या है? जल संतुलन, वाटर बैलेंस। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। फिर आयरन, आयरन किससे मिलता है? हरी सब्जी से मिलता है। मांस, अंडा, फलियां, अनाज आदि से आयरन मिलता है। और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में, आयरन जो है हीमोग्लोबिन निर्माण में हेल्पफुल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, यही बोला है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। फोर्थ है कैल्शियम। दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, इनसे कैल्शियम मिलता है। और इनकी उपयोगिता क्या है? बॉडी में हड्डियों व दांतों का निर्माण। कैल्शियम से हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है ना। हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना, इसकी कमी से होने वाले लक्षण क्या है? हड्डियों एवं दांतों का कमजोर हो जाना। अब फास्फोरस है। फास्फोरस किससे मिलता है? दूध, मांस, अनाज से। इसकी हमारी बॉडी में क्या उपयोगिता है? हड्डियों व दांतों का निर्माण। इसी तरह कैल्शियम का भी यही उपयोगिता थी, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण था ना। तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से हड्डियां एवं दांत जो हैं कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन, समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है और इसकी उपयोगिता क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होना। इसकी कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी गोइटर हो जाता है। जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। रेशे विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ, जैसे आपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट, इसके अलावा फाइबर्स भी होते हैं जिनका हमारे शरीर में बहुत उपयोग है, बहुत ही यूज़ है। ठीक है ना बच्चों, इनका क्या काम है? रेशे को रफेज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं, यानी जो सामान्यतः चोकर युक्त आटे में, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। क्या? रफेज। हालांकि रेशे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं कराते हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता वेस्ट सब्सटेंस को, यानी बॉडी डाइजेशन के पश्चात बने वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करते हैं, यानी बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक दिनों तक रुका रहता है और तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोगों को जन्म लेता है। यानी रफेज की कमी से हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है ना, और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो ज़्यादा दिन तक आहार नाल में बना रहता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज आदि हो जाते हैं। जल देखिए, जल को क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। यानी अमृत से मतलब है जिसके बिना काम ही नहीं चले, है ना, ऐसी चीज़ क्या है? जल। यह कोई मुहावरा नहीं बल्कि यह सचमुच है जल का गुण, बल्कि सचमुच जल का यह गुण है। जल हमारे जीवन का आधार है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है, लेकिन आमतौर पर हम जल के महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं। अक्सर हम 2 ही वक्त पानी पीते हैं, एक खाना खाने वक्त और दूसरा जब भी हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमें प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है, यानी कुछ फल सब्जियों में प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से हो जाती है, इसी जल से होती है। कहने का मतलब बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है,
कहा जाता है कि कम से 2, 3, 4 लीटर पानी हमें पर डे पीना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर ढंग से तभी होता है जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। हमारे बॉडी का यानी शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह जो है शरीर में जल की कमी है, ठीक है ना। और हमारे बॉडी में लगभग 60 to 70% भाग जल है। और जल हमें पानी, वैसे तो हम पानी पीकर भी अपनी पूर्ति करते हैं, लेकिन हमारे फल सब्जियों में भी प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। यानी हमें क्या करना है, हमें फल सब्जियों का उपयोग करना है। कुछ कच्ची सब्जियां हैं जो सैलेड के रूप में हमें खाना है, और कुछ पका के खाना है। जल के कार्य क्या क्या हैं बच्चों, देखते हैं। जल जो है पाचन के पश्चात यानी पाचन के बाद में अवशिष्ट पदार्थों, जैसे हम खाना खाते हैं और सारा खाना जो है आहार नलिका यानी फूड ट्यूब के से होता हुआ स्टोमक में स्टोर हो जाता 5-6 घंटे के लिए, और इसके बाद में वो फिर आगे इंटेस्टाइन में जाता है। तो पाचन कंप्लीट होने के बाद यानी हमारा भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा के पूरा पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है ना। और इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारे, इसीलिए बोला गया कि हमारे पाचन में जल बहुत उपयोगी है, यानी बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालता है क्या, जल। यानी हमारे जो पसीना आता है उसमें वेस्ट चीज़ें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पसीने में आ जाती है। ये सब जल के माध्यम से ही बाहर निकालने में सहायक हुआ है। यानी हम जल के माध्यम से ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाए। इसके अतिरिक्त शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करके रखता है, यानी बैलेंस करके रखता है क्या, जल। त्वचा को हेल्दी बनाए रखता है। कुल मिला के हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। अब देखिए बच्चों, संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है। हमारे पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ऐसा आहार जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार न लेने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है और विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। कहने का मतलब, हम 1-2 दिन अगर संतुलित आहार नहीं भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब लंबे समय तक हम उसी यानी संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो वो बीमारियां, उसकी कमी से बीमारियां हो जाती हैं। यानी जो पोषक तत्व हमारे भोजन में कम होगा और लगातार वो लंबे समय तक कम ही हमें मिल रहा है तो वो क्या है, उसकी कमी से रोग हो जाता है। जैसे मान लो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सॉल्ट हैं। तो हम अगर विटामिन की कमी, अपने भोजन में विटामिन की कमी रखेंगे तो विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। अगर हम अपने भोजन में फैट को कम लेंगे और बहुत लंबे समय तक हम फैट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, उससे फैट की कमी से रोग हो जाएंगे। और अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे तो उसकी कमी से रोग हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, है ना, डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही है, हमें ना अधिक लेना है ना बहुत कम लेना है, हमें बराबर मात्रा में लेना है हर पोषक तत्व को। ये देखिए, ये क्या है, ये फूड रखा है, इसमें क्या क्या है देखिए, क्या संतुलित आहार है ये, या सभी न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये क्या है? रोटी है। रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सैलेड है यानी कुकुम्बर है, इसमें मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा ये सब्जी है, जो भी है ग्रीन वेजिटेबल होगी, ये भी वेजिटेबल है। और इसमें क्या? राइस रखा है। तो सभी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। कुपोषण क्या है देखते हैं बच्चों। आवश्यक संतुलित आहार। कुपोषण, कु मतलब नहीं, पोषण मतलब पोषण, यानी जिसमें हमें पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है ऐसा भोजन। देखिए, आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण है। यानी जो संतुलित आहार हमें लंबे समय तक ना मिलना, 1-2 दिन में कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर लंबे समय तक हम कमी का ही भोजन प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी है। मान लो हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, है ना, उसमें हरी सब्जियों की कमी है, फलों की कमी है, तो क्या है? इसमें मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो उससे संबंधित रोग हो जाएंगे कमी के कारण। तो वही बोला है, कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। यह प्रभाव बच्चों महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। कुपोषण के सामान्य लक्षण क्या हैं? देखिए, शरीर की वृद्धि रुकना। बच्चों में क्या होता है? बच्चे अगर कुपोषित हैं तो क्या है? उनकी वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा हो जाती है। थकान होना, शीघ्र थकान, कोई भी काम करने से जल्दी से थक जाना, ये कुपोषण के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त चिड़चिड़ापन या घबराहट होना, ये भी कुपोषण के लक्षण। कमजोरी तथा वजन कम होना, हाथ पैर पतले, पेट फूल जाना, शरीर में सूजन आ जाना, ये सभी कुपोषण के लक्षण हैं। तालिका 9.6 में देखिए बच्चों क्या है? कुपोषण जनित रोग। कुपोषण जनित रोग क्या है? मेरास्मस, क्वाइसरकोर, एनीमिया। अब मेरास्मस के कारण क्या है? प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से। प्रोटीन व कैलोरी, प्रोटीन या फैट, है ना, या कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से क्या होता है? मेरास्मस। इसके लक्षण क्या है? कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धसी आँखें, झुर्रीदार त्वचा। कैसे बचा जा सकता है? संतुलित आहार लेकर बचा जा सकता है। क्वाइसरकोर क्या है? प्रोटीन की कमी से होता है। और इसके लक्षण क्या है? शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल होना और बाल भूरे पतले। अक्सर बच्चों को देखा होगा, जो फुटपाथ पर बच्चे जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनके बच्चों का पेट बड़ा और पेट बड़ा होता है, और क्या होता है? हाथ पैर पतले होते हैं, बाल भूरे रंग के पतले होते हैं। इसको क्वाइसरकोर से कैसे बचा जा सकता है? प्रोटीन युक्त भोजन लेकर, है ना, अपने खाने में प्रोटीन युक्त भोजन को शामिल किया जाए। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। इसके क्या लक्षण हैं? नाखून का सफ़ेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, ये एनीमिया के लक्षण। एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है? आयरन युक्त भोजन लेना है, जैसे हरी सब्जियां, जैसे पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो पालक का सूप बनाइए, पालक को सब्जी में खाइए। इस तरह से हम हरी सब्जियों का सेवन करके एनीमिया से बच सकते हैं। कुपोषण का प्रभाव। कुपोषण से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक कुपोषण से व्यक्ति की शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। यानी शरीर का विकास और दिमाग का विकास, यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, मन का विकास और बुद्धि का विकास सभी प्रभावित होते हैं। कुपोषण के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से भी समझा जा सकता है। वजन में कुपोषण के प्रभाव, ठीक है, क्या क्या होता है? वजन में निरंतर कमी होना, मांसपेशियों की दुर्बलता यानी मांसपेशियों का कमजोर होना, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से पढ़ाई में पिछड़ जाना, ये कुपोषण के लक्षण हैं, कुपोषण के प्रभाव हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, संक्रामक रोगों से ग्रसित होना। लास्ट वन है वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होना, ये कुपोषण का प्रभाव है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य शरीर
स्वास्थ्य शरीर का की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलित बना रहता है। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। शरीर का निरोग होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। शरीर का निरोग होना यानी शरीर में कोई भी रोग न होना अच्छा स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को ही स्वास्थ्य कह सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो शरीर से, मन से और समाज से पूरी तरह से स्वस्थ हो, हेल्दी हो, उसी व्यक्ति को हम हेल्दी कहते हैं। अब जो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शरीर और मन से ठीक हैं लेकिन समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हमें तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों प्रकार से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसी को स्वस्थ कहते हैं, उसी व्यक्ति को हेल्दी पर्सन कहा जाता है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया। क्या मतलब है? वह अवस्था, स्वास्थ्य वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। नेक्स्ट है भोजन तथा स्वास्थ्य में संबंध क्या है। हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अर्थात जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए यानी अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो हम करते हैं अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़े, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी। धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। नीचे दी गई तालिका 9.7 व 9.8 में बताया गया है कि किन किन पदार्थों को कम या नहीं खाना चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं देखना है। गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस, शरबत का सेवन करें। कारण क्या है? इससे हमारे शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है। गर्मी के समय में ये गुड़, लैया, चना, सत्तू का नाश्ता करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है। पराठा, रोटी का प्रयोग करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अंकुरित अनाज का सेवन करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य है इसलिए। मौसमी फल अवश्य खाएं, रेशे प्राप्त होते हैं। सभी फलों से रेशे प्राप्त होते हैं इसलिए कहते हैं कि फलों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में भी रेशे होते हैं इसलिए इस फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। रेशों से क्या होता है? पाचन सही रहता है, शरीर की सफाई यानी कब्ज से हम बचे रहते हैं, शरीर की रोगों से सुरक्षा होती है। गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि का सेवन करें, स्वस्थ त्वचा रहती है, शारीरिक मानसिक विकास होता है। अब पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करें। इसका क्या कारण है? समस्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होने से शरीर स्वस्थ रहेगा, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी। तो हमें बैलेंस डाइट लेने से क्या है? एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही साथ हर पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा जिससे शरीर हमारा हेल्दी रहेगा। घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें। ठीक है। घर में जो भी नाश्ता बनाया जाए उसे ही खाएं, जैसे इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़े, दलिया आदि, क्योंकि पौष्टिक व सुपाच्य होता है। सुपाच्य में जल्दी पच जाने वाला होता है। क्या कम खाएं या ना खाएं? कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें। क्यों? क्या कारण है? कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि कैलोरी बढ़ाता है। मीठा होता है ना कोल्ड ड्रिंक, जिससे हमारा वजन भी तेजी से बढ़ता है और हमारे कई दिक्कतें हो जाती हैं, यानी कई रोग हो सकते हैं उससे। बाजार के बने पकौड़े, समोसा, खस्ता आदि ना खाएं। बाजार की बनी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई न रहने से उन पर मक्खी बैठती हैं जिससे उसके पैरों में कीटाणु चिपक कर भोजन
पर बैठ जाते हैं तथा हमें बीमार कर देते हैं। कहने का मतलब बाजार की चीज़ें इसलिए मना करते हैं डॉक्टर कि बाजार में एक तो कुछ भी हाइजीनिक ढंग से नहीं होता है, दूसरा ये है कि बाजार में हर चीज़ खुली हुई होती है, उस पर डस्ट पार्टिकल, मक्खियाँ आदि सब बैठते रहते हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में, मक्खियाँ हर जगह बैठती हैं, गंदे प्लेस पे भी बैठती हैं, साफ प्लेस पे भी बैठती हैं। तो मक्खियाँ जो हैं गंदे प्लेस से बैठकर वही खूब फूड मटेरियल पर बैठ जाती हैं, जिस पर वो गंदगी डाल देती हैं और गंदगी में बैक्टीरिया आदि होते हैं। और दूसरा व्यक्ति आता है जो उसे परचेज कर लेता, खरीद लेता है और घर पे जाके खाता है। पता चलता है कि खाने के बाद उसे पेट की समस्या हो गई, उल्टी होने लगी। तो क्या है, ये सब बैक्टीरिया आदि से ही होता है प्रॉब्लम, जो कि मक्खियों द्वारा पहुँचाए गए। इसलिए हमें बाजार का खाना अवॉइड करना चाहिए, घर का खाना ही खाना चाहिए। नूडल्स व फास्ट फूड का कम प्रयोग करें, क्यों, क्या कारण है? नूडल्स व अन्य फास्ट फूड हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व जो है नहीं प्राप्त होता है। नूडल आदि से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, जो शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं है। नूडल्स में क्या है? नूडल्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसलिए और इसके अलावा मैदा से बना होता है नूडल्स, तो हमारे डाइजेशन को भी खराब करता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उससे। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड, बन, मैदे से बने भोजन का सीमित प्रयोग करें, कभी कभार करें। गैर मौसमी फलों को ना खाएं, क्योंकि वो स्टोर किए और प्रिजर्व किए होते हैं, इसलिए सीजनल फ्रूट्स को खाएं। ब्रेड, बन, मैदे से बने भोज्य पदार्थ अतिरिक्त वजन बढ़ाते हैं, इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करें, जो मौसम में फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उन्हीं को खाने में यूज करें, क्योंकि गैर मौसमी फल महंगे होते हैं और कम पौष्टिक होते हैं। चाय कॉफ़ी सीमित मात्रा में लें। चाय कॉफ़ी से कैफीन नामक नशीले पदार्थ के पाए जाने के कारण अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चाय कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। आवश्यकता से कम या अधिक भोजन न लें। अत्यधिक कम या कम भोजन हमारे शरीर में कुपोषण पैदा करता है। सड़क पर ठेले पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों यानी सड़क पर ठेले पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों तथा पानी बतासे, चाउमीन, बर्फ, गोला, कुल्फी आदि का सेवन ना करें। ना करने का कारण क्या है? बाजार की वस्तुएं जो होती हैं, धूल, गंदगी, कीटाणु आदि होने के कारण हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो समझे बच्चों, इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने आज सीखी हैं। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर के कुछ खास पॉइंट हैं जो देखते हैं बच्चों। कुछ और भी जाने, यानी कुछ और भी जाने में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट्स दिए होते हैं पूरे चैप्टर से। प्रत्येक वर्ष, जैसे पॉइंट नंबर 1 है, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि बिना भोजन पानी के तो जीवन संभव ही नहीं है। कुछ समय तक इंसान रह सकता है भोजन के बिना, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। इसलिए भोजन और पानी तो बेसिक नीड है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य करने के लिए एनर्जी भोजन से प्राप्त होती है। जो हमने खाना खाया, तरह तरह के टेस्ट के जो भी खाना खाए हमने, दाल चावल सब्जी, है ना, दाल सब्जी, खीर, कढ़ी, पकौड़े, आइसक्रीम, ये दुनिया की इडली सांभर डोसा जो कुछ भी खाया, क्यों खाते हैं हम? खाने का मेन मकसद है एनर्जी, हमें एनर्जी प्राप्त करना, ठीक है। तो खाना खाने का मेन पर्पज है कि हमें एनर्जी मिलना, जिस एनर्जी का प्रयोग हम अपनी लाइफ प्रोसेस और इसके अलावा खेलने कूदने और अदर वर्क करने में यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऊर्जादायक या शक्तिदायक खाद्य पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हम अब खुद ही देख लो,
सबसे ज़्यादा हम अपना पेट कार्बोहाइड्रेट से भरते हैं, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये 3 चीज़ें हम मोस्टली लोग खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें, दाल भी कम खाई जाती है और सब्जी यानी फल भी कम खाते हैं और सब्जियां भी कम खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम खाने में कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट। जैसे अभी बताया था कि भोजन में कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट एवं वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित भोजन वह है जिसमें भोजन के सभी अवयव यानी सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रेशे भी हों, है ना, रेशेदार पदार्थ भी उसमें हों। संतुलित भोजन ऐसा भोजन है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में हों और साथ ही साथ रेशेदार पदार्थ भी उपस्थित हों। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को वृद्धि कारक खाद्य पदार्थ कहते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर की ग्रोथ होती है प्रोटीन से और टूटे फूटे जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग भी प्रोटीन से ही होती है। इसके अलावा पौधों के विभिन्न भाग, बच्चों आपको तो पता होगा ना, कुछ तो इसके बारे में जानकारी होगी, या हमारे आसपास में जो भी पौधे हैं उनको तो देखा होगा पौधों के कितने भाग होते हैं, अवश्य देखा होगा। क्योंकि पौधों में सबसे पहले जड़ होता है, एक जड़ के ऊपर, जड़ तो अर्थ के नीचे यानी भूमि में होती है, ज़मीन में होती है, सॉइल में होती है। इसके अलावा सॉइल के ऊपर जो भी पार्ट होता है वो स्टेम होता है, तना होता है। फिर इसके बाद में लीव्स भी देखी होंगी, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर आता है, इसके बाद फ्रूट आता है। तो ये पौधे के 5 भाग होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिन्स लास्ट पॉइंट है, विटामिन्स एवं खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थों को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट को प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन यहीं समाप्त होता है और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आप जो बुक का चैप्टर रीड कर लीजिएगा और वीडियो देखिए, अवश्य समझ में आएगा। और ये वो लेसन था जिस लेसन में हमारे खाने, जो हम रोज़ 3 बार या 2 बार खाना खाते हैं, उसके बारे में था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिस खाने से हम अच्छे तरीके से परिचित हैं उसी के बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया गया था। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बच्चों। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इसे लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, बच्चों का भला होता रहे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके।